ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात इस वीडियो में कर्क राशि की होगी, अर्थात कर्क राशि वालों के लिए मार्च के मिड से लेकर के अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, इस विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि कर्क राशि पर शनि की ढैया चल रही है। किस मुसीबत से आप नहीं गुजरे हैं वो तो आप ही जानते हैं। सर्वाधिक पीड़ित राशियों में से एक आपकी राशि रही है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस, पैसे को लेकर के दिक्कत, मेंटली, जिस वजह से मेंटली इतने ज्यादा स्ट्रेस में रहे हैं आप कि आपके दर्द को तो आप ही समझ सकते हैं। लेकिन जिस किसी भी हाल में आप रहे हो, पिछले साल, उससे पहले, कुछ हालात सुधरने की स्थिति में तो हैं, लेकिन सबके लिए नहीं थे। लेकिन अब जिस हाल में भी रहे हो, अब के जो हाल हैं वो शानदार हैं, अद्भुत हैं। क्योंकि 45 दिनों में, आने वाले 45 दिनों में आप नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हो, नया इतिहास रच सकते हो अपने जीवन के लिए, जो अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन बस मेरी पूरे बात को फॉलो कर लेना। जैसा मैं कहूंगा ना, इस वीडियो के लास्ट में कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ सावधानियां बताऊंगा, उनको फॉलो कर लेना। ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से जैसा कह रहा हूं वो 100% आप पर सटीक बैठेगा। सबसे पहले तो 6 अप्रैल को शनि महाराज गुरु के नक्षत्र अर्थात पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं 6 अप्रैल से। अब शनि महाराज गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, अर्थात क्या हुआ? भाग्येश आपका गुरु है और गुरु के नक्षत्र में बिजनेस करने वाला ग्रह प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब भाग्य साथ देगा बिजनेस में, और चाहे बिजनेस को ऐसा भी करते हो आप। मंगल किस नक्षत्र में? मंगल देख लीजिए, मंगल भी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करने जा रहा है 10 अप्रैल से। 16 अप्रैल से गुरु महाराज सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे, कृत्तिका नक्षत्र में। यानी कि ये अद्भुत अच्छा योग, अद्भुत योग बन रहा है। पूरा डिटेल में, ये तो नक्षत्र के हिसाब से है, लेकिन मैं बात करूंगा इस वीडियो में ग्रह गोचर के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से। मैं दूसरा जो मेरा चैनल है एस्ट्रो मुक्ति नाम से, इसी में नीचे लिंक दिया होगा, नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से फलादेश मैं उस चैनल पे करता हूं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब कर्क राशि वाले व्यक्ति होते कैसे हैं, इस विषय पर भी मैं पूरा, कौन सा रंग आपके लिए अच्छा है, कौन सा भाग्यशाली वर्ष कौन से हैं, या फिर शादी कब होगी, या फिर आप कैसे हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं, आप क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डिटेल में मैंने चर्चा इस चैनल पर महिलाओं के लिए है, एस्ट्रो मुक्ति में पुरुषों के लिए है, यानी कि पुरुष कर्क राशि वालों के लिए। तो ये बात हुई। अब बात कर लेते हैं ग्रह गोचर के हिसाब से कैसा रहने वाला है, पूरा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले एक निवेदन है आपसे, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, अब पूरा वीडियो सुनिए। अगर अच्छा लगे, सटीक लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। क्योंकि महादेव का भक्त हूं, महादेव की कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। इसलिए अच्छा लगे, जो भी मनोभाव है वो भी लिख दीजिएगा, ओम नमः शिवाय जरूर लिख करके उपस्थिति दर्ज करा दीजिएगा। ग्रह गोचर की जहां तक बात करें कि आपकी कुंडली के हिसाब से देखते हैं, तो सबसे पहले लक्ष्मी नारायण योग की बात कर लेते हैं। बुध और शुक्र का जो युति संबंध है, उससे पहले मैं शनि उदय होने की बात कर लेता हूं। शनि उदय जो है 17 मार्च से हो रहे हैं, सुबह 4:40 से पूर्व में उदित हो रहे हैं शनि महाराज। शनि महाराज उदित होने का सीधा सा मतलब यह है कि अभी तक आपका जो व्यवसाय में नुकसान हो रहा था, उस व्यवसाय में अच्छा आपको लाभ मिलेगा। व्यवसाय में जो पैसे फंसे हुए थे, या फिर आप स्टार्टअप करना चाह रहे थे, पैसे का इंतजाम हो नहीं पा रहा था, या फिर लेन देन इतना ज्यादा फंस चुके हैं, लेन देन में उधारी बहुत ज्यादा हो गया हो, उन सब चीज के लिए आपका भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका बिजनेस करने वाला ग्रह उदित हो गया है। एक दूसरी बात यह है, आप अगर कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, या फिर आप वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप अलग अलग रहते हैं, या फिर वैवाहिक जीवन को लेकर के ही कोर्ट कचहरी में पहुंचे हैं, या फिर व्यवसाय को लेकर के कोर्ट कचहरी में पहुंचे हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित, या फिर भाई बंधुओं में पैतृक संपत्ति को लेकर के कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, तो उसमें कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा।
या फिर आपकी जीत होगी, ये एक स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, जो विदेश जाना चाहते हैं या फिर जो विदेश में रह रहे हैं, जो भी हमारे भाई बंधु हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो वहां अगर संघर्ष कर रही हैं या फिर कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो समय है ये शुभ है, अच्छा है। चाहे आप वहाँ आप ग्रीन कार्ड के लिए ट्राई कर रही हो, या फिर आप पीआर के लिए, या फिर अन्य किसी प्रकार की जो है जॉब पढ़ने के लिए गए हो, जॉब साथ में ढूंढ रहे हो लेकिन सफलता मिल नहीं रही है, पार्ट टाइम जॉब के लिए भी बात बन नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अब जो स्थिति आ रही है वो बहुत पॉजिटिव स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे शनि अस्त होता है इन सभी चीज़ों में आपके लिए अच्छा करने वाला है। अब बात कर लेते हैं बुध और शुक्र के युति संबंध से। यानी कि बुध और शुक्र के जो युति संबंध होता है वो उसको लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। बहुत ही अच्छा योग है। लक्ष्मी अर्थात नाम से ही स्पष्ट है, अगर आपको पैसे को लेकर के दिक्कतें हो रही हैं, और स्वाभाविक है हो ही रही है, क्योंकि कर्क राशि है, शनि की ढैया चल रही है। कर्क राशि पर क्या कुछ नहीं बीता है वो तो मैं जानता हूँ, क्योंकि कर्क राशि वालों को मैं हजारों कुंडलियाँ देखता हूँ, तो मुझे पता है बहुत संघर्ष में हैं आप, लेकिन अब संघर्ष से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसे से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, मानसिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, अभी तक जो स्ट्रेस था वो स्ट्रेस दूर हो जाएगा। नीच भंग राजयोग बन रहा है, विपरीत परिस्थितियों में आप सफलता प्राप्त करेंगे, ये स्थिति दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं शुक्र मंगल युति संबंध की, जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि धन शक्ति योग बनाता है। धन से स्पष्ट है कि आपका पैसे का योग, यानी कि पैसा, फिर से पैसा, देखिए मैं पैसे को लेकर के खासकर आप कर्क राशि वालों के लिए ये जो 45 दिन है ना बहुत अच्छे हैं। एक पैसे को लेकर के, दूसरा जो है ना घर खरीदने के सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने के सोच रहे हैं, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादियों से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, उन सब चीज़ों में सहयोग भी मिलेगा। घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की या बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो ये भी एक स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं धनशक्ति योग, ये भी 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल के बीच की स्थिति है। अब बात कर लेते हैं शुक्र राहु का संबंध, जो कि बहुत शुभ है। अक्सर शुक्र राहु कहते ही लोग डर जाते हैं, लोगों को लगता है कि बाबा क्या होगा, लेकिन शुक्र राहु का जो संबंध है ये बहुत अच्छा है, भाग्य स्थान में बन रहा है। शुक्र राहु का संबंध से आपको इसमें भी लक्ष्मी की कृपा होती है, इस योग में भी, यानी कि 3 योग बताया मैंने, तीनों योगों में विशेषकर आपके लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी वो समस्या का समाधान निकाल रहे हैं ये तीनों योग, बशर्ते उसके लिए आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अर्थात आपके लग्न कुंडली में, डिटेल में लग्न कुंडली अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, गुरु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, मंगल की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला कि भाग्यश ही आपका मृत अवस्था में है, तब तो आपके ऊपर फलादेश सटीक नहीं बैठने वाला है, या फिर भाग्यश आपका नीच का है, मृत अवस्था में है, अस्तंगत है, त्रिकस्त है, षडबल में कमजोर है, या फिर लग्नेश षडबल में कमजोर है, आपका कर्मेश मंगल षडबल में कमजोर है, या फिर दशांश कुंडली में जाकर के खराब स्थिति में है, नीचस्थ हो गया, त्रिकस्त हो गया है, दशमेश, तो ऐसी स्थिति में तो ये जो फलादेश कर रहा है वो सटीक नहीं बैठेगा। देखिए आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर डिटेल में कुंडली जानना चाहते हैं कि नहीं वाकई में आचार्य जी से कुंडली दिखानी चाहिए, अपना क्या कुछ होने वाला है आगे, क्योंकि होता क्या है कि अक्सर लोग देख लेते हैं, राशिफल देख लेते हैं और उनको लगता है कि आचार्य जी कह तो रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता है बहुत सारे आचार्यों से वीडियोस देखते हैं, आचार्य जी कहते हैं कि होगा लेकिन होता नहीं है। अब नहीं हो रहा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कुंडली में बड़ी बीमारी है। अब क्या बीमारी है, क्या कमी है कुंडली में, ये डिटेल में चर्चा करने के लिए नीचे नंबर पर कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कर लीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे आप डिटेल में अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। तो ये राहु शुक्र का जो योग है वो बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र के हों, व्यवसायी हों, कुछ भी करते हो व्यवसाय में, चाहे आप नौकरी में हो, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, जॉब चेंज करना है, जॉब चेंज कर नहीं पा रहे हैं, तब भी आपके लिए अच्छा है। व्यापार में 4 चांद लगने के योग दिखाई दे रहे हैं, पाइपलाइन में पड़े हुए काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, स्टार्टअप नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। या फिर आप मैन्युफैक्चरर हो, या फिर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हो, या फिर रियल इस्टेट से रिलेटेड काम करते हो, आप स्टेशनरी का काम करते हो, आप कोई धर्मशाला है आपके, या फिर सामाजिक कोई ट्रस्ट है आपका, या फिर कोई NGO है आपका, या फिर और कुछ है आपके, या फिर बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से आना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए ये जो समय है ये उपयुक्त है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, शानदार है।
लेकिन कुछ अशुभ योग भी हैं, वो अशुभ योग हैं मंगल और शनि के युति संबंध, ये शुभ नहीं है। 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल के बीच में ये योग है, ये बस उस समय आपको ध्यान रखना है। अष्टम में जाकर के ये मंगल शनि का युति संबंध बना हुआ है। खासकर जो विदेश में रह रहे हैं भाई बंधु या माताएं बहनें जो हैं, जो वहाँ अगर स्ट्रगल कर रही हैं या कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य के वहाँ रहे हों या फिर स्वदेश में यहीं रह रहे हैं, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, इस बात का भी विशेष ख्याल रखना है। उसके बाद जाकर के जो है खासकर मैं बोलूँगा लड़ाई झगड़े से बचना है सबको। इस दौरान ऐसे लोगों के संगत बिल्कुल नहीं करना है जो नेगेटिव लोग हैं। और इसके साथ साथ में कोई पुरानी बीमारी अगर है तो पुरानी बीमारी से बिल्कुल डॉक्टर से सलाह लीजिए, उसको गंभीरता से लीजिए। ये पुरानी बीमारी बढ़ सकती है, ये एक नुकसान है, तो इसमें ध्यान रखना है। अब दूसरा जो एक अशुभ पक्ष है वो भी हम समझ लेते हैं, बुध और राहु की युति संबंध। ये भी जड़त्व योग बनाता है जो कि शुभ नहीं है। खासकर जो मैंने शुरू में कहा आपको फोकस किया ना मैंने पैसे को लेकर के, उस पैसे आ तो जाएंगे लेकिन जड़त्व जो योग है वो जड़त्व योग वो पैसे लापरवाही से खर्चा करवा देता है। वैसे भी पैसे जो आएंगे वो बचेंगे नहीं आपके पास, वो इसलिए नहीं बचेंगे क्योंकि लेन देन ही इतना है। तो फिर भी आप लेन देन है, देना है, लेना है, आप कर रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतिएगा क्योंकि आप गलतफहमी में आकर के पैसा अनावश्यक रूप से खर्चा कर सकते हैं, जिसकी वजह से दुख परेशानी आपकी बढ़ सकती है। इसका ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं, खर मास शुरू हो रहा है। देखिए 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में करना क्या है। इस बीच में 2-3 चीजें बोलता हूं जो नहीं करना है, उसके बाद क्या आपको उपाय करना है वो उपाय बताऊंगा मैं। नामकरण संस्कार आपको नहीं करना है इस बीच में। विद्यारंभ, कर्णच्छेदन, अन्नप्राशन, उपनयन, विवाह संस्कार तो खैर मुहूर्त है ही नहीं, पंचांग में नहीं लिखा हुआ है, तो विवाह संस्कार वैसे भी नहीं करें, न पंडित जी करवाएंगे ना आप करेंगे। और उसके साथ में गृह प्रवेश नहीं करना है, वास्तु पूजा नहीं करनी है। तो इन चीज़ों में अर्थात घर में मांगलिक कार्य संकल्प लेकर के पंडित जी को बुला करके ये नहीं करना है। जो नियमित रूप से जो दिनचर्या है, नियमित जो पूजा पाठ करते हैं वो करते रहे, उसमें पूरा श्रद्धापूर्वक करते रहे और अधिक लाभ होगा। और इसमें जो नहीं करते हैं उनको क्या करना है, और जो करते हैं उनको भी ध्यान देना है ये कि प्रातः सूर्योदय काल में जल्दी उठना है। सूर्योदय काल में जब उठ करके जब आप सूर्य को अर्घ्य देंगे उस दिन, या आसपास में कोई नदी हो या फिर पवित्र कोई गंगा हो, गंगा जी हो, जमुना जी हो या नदी हो आसपास में, तो आप क्या करिए, स्नान कीजिए सुबह जा करके। नहीं तो फिर गंगा जी घर में लेकर के आइए, घर में लेकर के आकर के जल में गंगा जल डाल करके आप स्नान कर लीजिए। उसके बाद तांबे के लोटे में जल लीजिए, तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें चावल रखिए, उस जल में चंदन फूल ये रख करके सूर्यदेव को प्रणाम करके आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए या जल चढ़ाइए। उस समय ध्यान रखना यह है कि वो जो जल है ना वो अपने छींटे, उस जल के जो छींटे हैं अपने पैरों पर नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तांबे या कांसे की थाली नीचे रख दीजिए और उसके बाद जाकर के फिर उसके ऊपर से जल चढ़ाइए, और उसके ऊपर भी एकदम से छींटे आती हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी रख दीजिए पहले से ही, तो छींटे नहीं बाहर जाएंगे नहीं, तो ये कर सकते हैं। और उसके बाद उस जल को अपने माथे पर लगा लीजिए, आप हृदय पर लगा लीजिए, ऐसे करके दोनों बाजुओं में लगा लीजिए, है ना। तो ये करने से आपको शुभ होगा, अच्छा होगा। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद क्या करना है, तिल दान करना है, वस्त्र दान करना है, अनाज दान करना है, आपको गाय को चारा खिलाना है इन 1 महीनों में, ये करिएगा। इसके साथ साथ में बृहस्पतिवार के दिन उपवास रखिए, ये भी शुभ रहता है, बहुत अच्छा रहता है। बृहस्पति के जो है आप उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि जो है गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करना, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः इस मंत्र का जप करना, ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। इसके साथ साथ में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, ये भी आप करिएगा, जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। और सूर्य को जब अर्घ्य देंगे ना तब एक मंत्र आपको ध्यान रखिए, उस मंत्र का जप करना है सूर्य को अर्घ्य देते समय, ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।